आज हम जीव विज्ञान के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी में अध्ययन करता है। तो जूलॉजी में किसका किसका अध्ययन किया जाता है? तो केवल जीवित जानवर का? ऐसा नहीं है। केवल जीवित वनस्पति का? नहीं। जीवित और मृत जानवर दोनों का? तो ये सही है। अब देखते हैं, तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित व मृत दोनों ही प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें थोड़ा सा दे रखा है कि अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। विटीकल्चर को जाना जाता है। तो विटीकल्चर जो है, अंगूर की खेती के लिए जाना जाता है। तो विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन एवं उनके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है। अंगूर की खेती का विशेष उपयोग शराब उत्पादन के लिए किया जाता है। और फिर यह एक प्रकार का बेरी है जो विटेसी फैमिली से संबंधित रखता है। ठीक है। अब तीसरा आता है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक मतलब जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? तो अब यूथेनिक्स के नाम से या यूजेनिक्स के नाम से या एथनोलॉजी के नाम से या यूफेनिक्स के नाम से? तो इसमें यूजेनिक्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है मतलब यूजेनिक्स के नाम से जाना जाता है। तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो फ्रांसिस गाल्टन ने किया था 1883 में। अब आते हैं हर्पेटोलॉजी से में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हर्पेटोलॉजी में सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन किया जाता है। सरीसृप मतलब जो रेंग के चलते हैं, उभयचर जो पानी में और जमीन पे दोनों जगह पे रहते हैं, उनको उभयचर कहा जाता है। तो हर्पेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सरीसृप और उभयचर दोनों का अध्ययन किया जाता है। बैक्टोलॉजी और हर्पिटोलॉजी की उपशाखा मतलब हर्पिटो की उपशाखा एक बैक बैक्टेरोकोलॉजी है और दूसरा ऑर्थिनोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी में क्या होता है? तो उभयचर का अध्ययन किया जाता है। और ऑर्निथोलॉजी के में किसका किया जाता है? तो पक्षी का अध्ययन किया जाता है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि जंतु प्राणी की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो सामाजिक अध्ययन तो कहेंगे नहीं, पारिस्थितिकी भी नहीं कहेंगे, मानव शास्त्र भी नहीं। तो जीव पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी मतलब उसके आसपास जो भी गतिविधि हो रही है, वह किस तरह से व्यवहार कर रहा है, उन सब का अध्ययन किया जाता है। तो जीव पारिस्थितिकी कहलाता है। अब देखते हैं, जीव पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी पर्यावरण अध्ययन का भाग है। इसमें जीव, पौधों, जंतुओं या अन्य जीवित गैर जीवित परस्पर देवता के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं छठे क्वेश्चन पे। तो जीव विज्ञान नाम दिया है। तो जीव विज्ञान नाम किसने दिया था? तो लैमार्क ने दिया था। अभी हम लोगों ने पढ़ा अरस्तु। अरस्तु क्या कहते? तो इनको जीव विज्ञान का फादर बोला जाता है। अब आते हैं इधर, देखते हैं जीव विज्ञान का नाम सर्वप्रथम लैमार्क, ये फ्रांस से संबंधित है। तो लैमार्क एवं ट्रेवेरेनस जर्मनी नामक वैज्ञानिक ने 1801 में दिया। डार्विन ने उत्तरजीविता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लिनियस ने द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया था और इन्हें वर्गीकी का पिता कहा जाता है। तो टेक्सोनॉमी के पिता कौन है? लिनियस। अब आते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पे। 7th नंबर क्वेश्चन पे क्या लिखा है? तो जीवों की उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया। तो किसने किया था? तो ओपेरन ने किया था। अब देखते हैं इन्होंने क्या बोला। तो जीवों की उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा ओपेरन ने सन 1924 में प्रस्तुत किया। मिलर ने प्रयोग द्वारा इसे सिद्ध किया। तो मतलब उत्पत्ति की विचारधारा ओपेरन ने किया था और इसका प्रयोग मिलर ने किया था, मतलब सिद्ध किया था।
प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों की उत्पत्ति का मत जो है डार्विन ने दिया था। अब आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? मतलब वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? तो ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी नहीं, टेरेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में अभी हम लोगों ने पढ़ा था पक्षियों का मतलब अध्ययन होता है। और जेरेंटोलॉजी, तो इसका राइट आंसर जेरेंटोलॉजी होगा, ऑप्शन बी। इसका देखते हैं। तो वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन जेरेंटोलॉजी, जरा विज्ञान, जैसे मनुष्य की आयु होती है ना जरावस्था, तो जरा विज्ञान नामक विज्ञान की शाखा के द्वारा किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी में कैंसर है, तो ओंकोलॉजी कैंसर। और मतलब कैंसर का निदान का अध्ययन किया जाता है। और टेरेटोलॉजी के अंदर अप्राकृतिक रूप से मानव अंग के विकास का अध्ययन किया जाता है। तो अब ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगले टॉपिक का क्या नाम है? तो जीव एवं जीवधारियों का वर्गीकरण। अब आते हैं ऑर्गेनिज्म एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो निम्नलिखित में से जो है मीन कौन सी है? तो मीन, मीन मतलब मछली होता है। अगर आप लोग को शुद्ध हिंदी ना समझ में आए तो आप लोग इंग्लिश वाला देख सकते हैं, क्योंकि पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों दिया रहता है। तो एक है क्रे फिश, फ्लाइंग फिश, सिल्वर फिश, कटल फिश। तो सब में फिश फिश लगा हुआ है, लेकिन इसमें पूछा कि कौन सी है, तो इसका मतलब इसमें से कोई एक ही है, बाकी तीन नहीं है। तो इसमें जो है ये फ्लाइंग फिश, ये मछली का नाम है। बाकी ये सिल्वर फिश जो है, सिल्वर फिश को वाइट कलर की बहुत छोटा कीड़ा होता है। ये अक्सर हम लोग जब बुक वुक रख देते हैं तो बारिश के टाइम में उसमें छोटा छोटा ऐसे रेंगने लगता है, तो उसको सिल्वर फिश कहते हैं। फ्लाइंग फिश समुद्री मछली का एक प्रकार है। मछली पानी से हवा में छलांग लगा सकती है। मतलब ये जो फ्लाइंग फिश है इसकी क्या खासियत है? तो ये पानी से हवा में छलांग लगा सकती है, इसीलिए इसका नाम फ्लाइंग फिश पड़ा होगा। केटल फिश एक प्रकार का मोलस्का संघ का जीव है। मोलस्का संघ मतलब ये जो घोंघे की प्रजाति होती है उससे संबंधित है। सिल्वर फिश एक प्रकार का कीट है जो पुरानी बुकों में पाया जाता है। ग्रे फिश जो है स्वच्छ जल में पाया जाने वाला केकड़ा है। तो हमको ये याद रखना चाहिए कि कौन सा फिश है, कौन सा कीट है। अब आते हैं त्रिकोष्ठी हृदय। त्रिकोष्ठी हृदय कहाँ पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? मतलब या तो स्तनधारियों में पाया जाता है, तो स्तनधारी में तो नहीं पाया जाता, या पक्षी में, उभयचर में, या मछली में। ये अब की बार आरओ के पेपर में भी पूछा था स्टेटमेंट के बेस पे। तो ये जो है उभयचर में पाया जाता है। त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है तो उभयचर में। तो उभयचर वर्ग जो है इसको देखते हैं। उभयचर वर्ग पृष्ठवंशीय प्राणियों का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है जो जीव विज्ञान वर्गीकरण के अनुसार मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली, और सरीसृपों मतलब रेंग के चलने वालों के बीच की श्रेणी में आता है। इस वर्ग के कुछ जंतु जल तथा कुछ जंतु जल एवं थल दोनों में रहते हैं। ये अनियत तापी जंतु हैं। उभयचरों के विशेष लक्षण इस प्रकार हैं। इसमें दो नासाद्वार होते हैं जो मुंह गुहा द्वारा फेफड़े से संबद्ध होते हैं। हृदय त्रिकोष्ठी होता है, इसमें विशेष प्रकार का मध्य कण पाया जाता है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि फेरामोन्स पाए जाते हैं। अब ये फेरामोन्स क्या है? तो ये कीटों में पाया जाता है।
तो फिरामोन्स जो है, ये फिरामोन्स कीटों द्वारा उत्सर्जित एक गंधयुक्त और वाष्पशील हाइड्रोकार्बन होते हैं जिससे उसी जात के अन्य सदस्यों की क्रियाओं या आचरण में परिवर्तन हो जाता है। कुछ कीट मैथुन हेतु संगम साथी को आकर्षित करने के लिए फिरामोन्स मुक्त करते हैं, मतलब फिरामोन्स छोड़ते हैं। कुछ कीट अपने साथियों को संकट या भोजन स्रोत की सूचना देने के लिए जिरेलिया नामक फिरामोन मुक्त करते हैं। स्तनियों में स्त्रियों के योनिस्राव में फिरामोन्स का कार्य करने वाला हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो फिरामोन क्या है? तो फिरामोन जो है ये एक उत्सर्जित पदार्थ है जो मतलब कोई कीट अपने साथी कीट को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए छोड़ता है। ठीक है, अब आते हैं 12th क्वेश्चन पे। आज हम लोग 15 क्वेश्चन तक करेंगे। तो निम्नलिखित स्पीशीज को उनके विकास के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब सबसे पहले इसमें क्या आया था, फिर सबसे बाद में क्या आया था। तो उभयचर मतलब जो जल और स्थल दोनों पे रहते हैं, मत्स्य और सरीसृप और पक्षी। तो इसमें से सबसे पहले जो है, अगर मान लीजिए हमको नहीं पता है कि क्या पहले आया, तो इस सब में सबसे बाद में पक्षी आया। तो पक्षी सबसे बाद में, तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन सी एक ही जानकारी से ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो मत्स्य मतलब मछली सबसे पहले आई। तो टू, फिर मछली के बाद मतलब जल में रहने वाले जीव आ गए, तो इसमें मछली हो गई। फिर उभयचर मतलब जो जल में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं। फिर इसके बाद उभयचर वाला आ गया। फिर उसके बाद रेंग कर चलने वाले जो सरीसृप आ गया। फिर लास्ट में जो है उड़ने वाले में पक्षी आ गया। तो फोर्थ, तो इसमें दिया है कि जीव समूहों के स्पीशीज का विकास क्रम निम्नवत है। सबसे पहले मत्स्य आया, फिर उभयचर, फिर सरीसृप, फिर पक्षी आया। अब आगे चलते हैं। आगे है कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली का नाम क्या है? तो गैम्बूसिया है। तो गैम्बूसिया नामक एक कीटभक्षी मछली का प्रयोग मच्छरों के नियंत्रण हेतु किया जाता है। मच्छरों के अंडे व लार्वा के अतिरिक्त इनका भोजन पानी में जमने वाली काई, काई मतलब वही जो शैवाल टाइप की होती है, काई, पानी में मृत जीव व हाइड्रिला पौधे आदि हैं। अतएव जहाँ भी मच्छरों के अंडे व लार्वा दिखाई दें वहाँ पानी में गैम्बूसिया मछली को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वही उनका खाना होता है। तो मलेरिया नामक रोग की रोकथाम में यह मदद करता है। जब लार्वा पैदा ही नहीं होगा तो मलेरिया कहाँ से होगा। अब आते हैं, इसमें पूछा ऑक्टोपस क्या है। तो ऑक्टोपस क्या है? तो आर्थ्रोपोडा है, एकाइनोडर्म है, या हेमिकार्डेट है, या मोलस्का है। मोलस्का, ये सब फैमिली के नाम दिए हुए हैं। तो इसमें से क्या है? तो ऑक्टोपस जो मोलस्का प्रजाति में आता है। तो इसका देखते हैं। तो ऑक्टोपस एक मृदकवची जीव है या एक सिफेलोपोड मोलस्क है जिसमें 8 मुख्य भुजाएं पाई जाती हैं। ऑक्टोपस अष्टबाहु एक मोलस्का संघ का समुद्री प्राणी है या रातिचर होता है और इसे डेविल फिश भी कहते हैं। तो कभी पूछ लेगा कि डेविल फिश किसे कहते हैं, तो ऑक्टोपस को कहते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो आगे पूछा है मानव सदृश लघुत्तम कपि क्या है। तो मानव सदृश मतलब मानव के जैसा दिखने वाला छोटा कपि, मतलब लघुत्तम में छोटा कपि बंदर कौन सा है? तो गिब्बन है, गिब्बन। ठीक है, तो मानव सदृश लघुत्तम कपि गिब्बन है। यह कपि भारत में पाया जाता है। गिब्बन हीन कपि की श्रेणी में आता है, जबकि शेष बड़े आकार
महाकव की श्रेणी में आते हैं, या उत्तर पूर्वी भारत, पूर्वी बांग्लादेश और दक्षिण चीन से लेकर के इंडोनेशिया के कई द्वीपों में पाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही।